नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने चंद्रमा के 11th हाउस में प्रभाव को लेकर। पूर्व के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें चंद्रमा के प्रथम से लेकर दसम भाव तक मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें आप, चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है मैंने। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि चंद्रमा 11th हाउस में कैसे प्रभाव देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूँ कि 11th हाउस में चंद्रमा जो भी प्रभाव दे, लेकिन पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि 11th हाउस किन-किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। With the help of 11th house, what we can see through this house. So, the important significator of 11th house is यह इसे लाभ भाव भी बोलते हैं हम इसे। तो 11th हाउस से हम लाभ के बारे में देखते हैं, आमदनी के बारे में देखते हैं, आवश्यकता पूर्ति, गुप्त धन, राजद्रव्य, भूषण, वस्त्र आदि और गज, अश्व, मोटर, वायुयान, इन सब के सुख के बारे में अगर देखना है तो हम इससे देखते हैं। उसके अलावा बड़े भाई के की संख्या कितनी होगी, बड़े भाई का सुख कैसा रहने वाला है। इवन अपने फ्रेंड्स के बारे में भी आप इससे ही देखते हो 11th हाउस से ही। बड़े भाई से लाभ-हानि या कैसी स्थिति बनने वाली है एवं जो स्वतंत्र चिंतन आदि का ज्ञान भी एकादश भाव से ही किया जाता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट भाव है एकादश। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं एक बार चंद्रमा से संबंधित जो कारकत्व हैं वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सको और कोरिलेट कर सको 11th हाउस के साथ। तो चंद्रमा का जो बेसिक कारकत्व है, वह है आपका चंद्रमा चूँकि माता का कारक है और चंद्रमा मनसो जाता है। मन का भी कारक चंद्रमा को हम बोलते हैं। तो अगर किसी के मन की स्थिति, मनस्थिति को जानना है तो आप चंद्रमा को देखें, उसके आधार पे आप बता सकते हो कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी, व्यक्ति किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता होगा। अगर किसी का 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यह धन के बारे में ज़्यादा कैलकुलेशन रखता है। 11th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति काफ़ी कैलकुलेटिव होगा, हमेशा अपनी लाभ-हानि को देखता होगा ये जातक। अगर आप किसी जातक के बारे में कुछ नहीं जानते हो और मिल जाए उसकी कुंडली तो 11th हाउस में बैठा हो तो आप कह सकते हो कि ये हमेशा कैलकुलेट करता होगा, हमेशा इसके दिमाग में लाभ-हानि चलता होगा कि मेरे अगर किसी से दोस्ती भी कर रहा है तो सोचेगा कि कितना उसको लाभ-हानि मिल रहा है, उसमें कोई फ़ायदा है कि नहीं, किसी से कुछ बात कर रहा है या किसी को हेल्प कर रहा है तो उसमें मेरा कितना फ़ायदा होना है। इन सब चीज़ों का विचार करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके 11th हाउस में चंद्रमा प्लेस्ड होता है। उसके अलावा जो चंद्रमा के और जो कारकत्व हैं वह संपत्ति है, कवित्व जो शक्ति आपकी वो हो गया, आपकी कविता लिखने की कितनी क्षमता है वो, आपकी इमेजिनेशन पावर, निद्रा, कलाएँ, निपुणता, मातृदुग्ध हो गया, स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उसके बारे में भी हम चंद्रमा से ही विचार करते हैं। उसके अलावा जो द्रव्य औषधियाँ हैं, उस पर भी चंद्रमा को ही अधिकार दिया गया है। क्योंकि चंद्रमा जब श्रापित हुआ था तो भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया था कि तुम्हें औषधि पर भी अधिकार होगा। उसके अलावा जितने जल से संबंधित सोर्सेज़ वाटर सोर्सेज़ जितने सारे हैं, उस पर भी चंद्रमा का अधिकार होता है, ठीक है? उसके अलावा जो स्टैम्प होगा, उस पर चंद्रमा का अधिकार होगा। दूध, दही, बर्फ के कारखाने हो गए, मधु, पुष्प, सुगंधित द्रव्य जो होते हैं, उस पर भी चंद्रमा का अधिकार है। उसके अलावा अगर शरीर में देखें तो कफ प्रवृत्ति जो होती है, वो चंद्रमा के अधिकार में होता है और हृदय पर चंद्रमा का अधिकार है। क्यों? बिकॉज़ चंद्रमा इज़ 4th हाउस इन कालपुरुष कुंडली। इसी वजह से इसको हृदय का भी कारक माना गया है। उसके अलावा स्त्री जाति, नारी शक्ति, ज्योतिषी, गायक, नर्तक, शंख और श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो, चांदी और मन की प्रसन्नता, मुख की सुंदरता, उसके अलावा स्त्रियों का जो गर्भाधान होता है, वो गर्भ धारण की क्षमता कितनी है वो, क्षेत्र की दृढ़ता कितनी है, मतलब कोई जातक जाति का या फीमेल जो भी है, वह माता बन सकती है या नहीं, उसमें कितनी पोटेंशियल है उसमें, इन चीज़ों का भी विचार हम चंद्रमा की स्थिति के आधार पे ही करते हैं। उसके अलावा श्वेत वर्ण, दया, अमोद-प्रमोद, मनोरंजन और भोज्य पदार्थ, इन सब चीज़ों का भी हम विचार चंद्रमा से ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम एक बार देखते हैं कि जो एकादश भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो, तो वह कैसा फल देता है। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो वह जातक बहुत अध्ययन करने वाला होगा और बहुत पुत्र वाला और परोपकार करने वाला, मतलब हमेशा दूसरे के बारे में सोचेगा, दूसरे
की सहायता करने का सोचेगा वो, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अध्ययन करने वाला होगा जातक, ठीक है? उसके अलावा ऐसे जातक को 50वें वर्ष में, जिसके 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 50वें वर्ष में अपने पुत्र के कारण उसको बाहुबल प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर हम 11th हाउस में चंद्रमा का विचार करें, तो वह ऐसा व्यक्ति अनेक गुणों से संपर्क होता है। देखो, चंद्रमा क्या है? कला को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। बार-बार मैंने बताया है। तो आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो 11th हाउस चूँकि मल्टीप्लिकेशन का हाउस है, तो वह जैसे-जैसे वो जो भी कारकत्व होंगे इसको, चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए ये अगर ऐसा जातक जो कि 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वह कई विद्याओं से युक्त होगा, कई गुणों से युक्त होगा। अच्छा, यदि इस स्थिति में एकादश में बलहीन हो, तो उसे धन के अधिक व्यय भी करता है ऐसा जातक, अगर एकादश भाव में चंद्रमा बैठा और बलहीन है, ठीक है? किंतु यदि चंद्रमा एकादश में हो और एकादशेष बलवान हो, तो जातक को बहुत लाभ होता है। देखो, आप हमेशा ध्यान रखना भाव-भावेश कारक को। तो यहाँ पे भावेश की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर एकादशेष बलवान होगा, तो ऐसी स्थिति में इसको काफ़ी लाभ मिल सकता है। ओके? अब अ, उसको हम ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि मैं तुला लग्न की कुंडली बना दूँ मैं यहाँ पे केतु, गुरु, राहु। अब ऐसी स्थिति आप अगर देखोगे किसी की कुंडली में होगा, तो आप निश्चय कह सकते हो कि जो ऐसा जातक होगा, उसे काफ़ी आरामदेह वाहन, मतलब लग्ज़री वाहन भी उसको मिल मिल सकते हैं उसको, चूँकि देखो शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके अलावा चंद्रमा बैठा हुआ अपनी मित्र राशि में है, तो कहीं न कहीं इसको अच्छे-अच्छे वाहन की प्राप्ति हो सकती है, और वाहन उसको अ, बैंक आदि से भी काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है? और वह बहुत विद्यावान होगा। अगर 11th हाउस में किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा, तो काफ़ी विद्यावान होगा, पढ़ने वाला होगा, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होगा, और उसके पास इतनी अधिक खेती होती है कि उससे कई लोगों का पेट भर सकता है। तो ये सारे कारकत्व चंद्रमा के थे, अगर 11th हाउस में है, तो इन सब चीज़ों को हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा यह वीडियो आपके लिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी आगे जो वीडियो मिलते रहेंगे, उसके बारे में आप उससे लाभान्वित हो पाएँगे। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।